नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 के 25 जून के सारे ही शिफ्ट के क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम अपना पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। अगर यह पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों साबरमती आश्रम से हुआ दोस्तों। इसके एनालिसिस को देखें दोस्तों तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अन्य सदस्य के साथ अहमदाबाद से लगभग 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिम समुद्री तट पर स्थित एक गांव डांडी के लिए पैदल निकले दोस्तों। डांडी के लिए पैदल निकले दोस्तों। 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी, यानी 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में किया गया दोस्तों। वे 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे। वहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। किसी के लिए भी नमक कानून बनाना गैर कानूनी था दोस्तों। किसी के लिए भी नमक कानून बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था दोस्तों। गांधी जी ने समुद्र के वाष्पीकरण से बनने मुट्ठी भर नमक को उठाकर सरकार को ललकारा। नमक कानून की अवहेलना के बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में नमक बनाना पूरे देश में फैल गया। यह सरकार के प्रति लोगों की अवज्ञा का प्रतीक बन गया था दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने किस मुगल सम्राट के सामने खुद को सरेंडर किया? मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने किस मुगल सम्राट के सामने खुद को सरेंडर किया दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों जहांगीर। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। मुगल वंश का चौथा सम्राट था कौन? जहांगीर। उसका मूल नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था दोस्तों, और वह महानतम मुगल सम्राट अकबर महान का सबसे बड़ा पुत्र था। अकबर द ग्रेट का दोस्तों यह जो है महानतम पुत्र था दोस्तों। उसकी माँ का नाम दोस्तों मरियम उज जमानी था दोस्तों। उसका जन्म 31 अगस्त 1569 को भारत के फतेहपुर सिकरी में हुआ था दोस्तों। उसका जन्म जो है 31 अगस्त 1569 को भारत के फतेहपुर सिकरी में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट खेल और उसके खिलाड़ी के संख्या के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 11 होता है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 11 होता है। खो-खो में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 9 होता है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। पोलो में
खिलाड़ियों की संख्या 4 होता है। लॉन टेनिस में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है दोस्तों। बैडमिंटन में 1 या 2। फुटबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होता है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चलिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना की शुरुआत दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में दोस्तों 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया दोस्तों। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। वेलनेस का मतलब दोस्तों अच्छा होता है। वेल का मतलब अच्छा होता है दोस्तों, यानी जो पर्सन बीमार पड़ जाता है उसको जब अच्छा होता है तो उसको बुलाता है वेल। दोस्तों आगे देखते हैं, ये केंद्र सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा। यानी केंद्र सरकार के जो है यह योजना है दोस्तों, और यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करेगा दोस्तों। प्राइवेट में भी जाकर के आप दिखवा सकते हो कि सरकारी जैसा आप लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अगला एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। इंदु भूषण आयुष्मान भारत योजना के CEO है। इंदु भूषण आयुष्मान भारत योजना के CEO है दोस्तों। 10 करोड़ से अधिक परिवार को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा दोस्तों। 10 करोड़ से अधिक परिवार को इस योजना के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, PMJAY। जैसा कि हम ऊपर देखा था दोस्तों, PMJAY यही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर PMJAY है, जैसे कि इसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। मतलब इसका लोकप्रिय रूप अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट। मतलब कौन से जो है स्टेट है जिसमें नंबर ऑफ माइग्रेंट जो है मतलब प्रवासी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश करते हैं उसमें। मतलब निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों सही जवाब है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा के नंबर आते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है प्रवासी अगर कोई दूसरे राज्य में जा रहे हैं दोस्तों तो इसमें सबसे आगे है मुंबई, महाराष्ट्र जो है मुंबई में, उसके बाद है दिल्ली है, गुजरात है, उसके बाद हरियाणा है दोस्तों। उसके देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां सभी राज्य में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां सभी राज्यों में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक। यानी अगर महाराष्ट्र में अगर प्रवासी अगर जा रहे हैं दोस्तों तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग होंगे दोस्तों। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 20.9 मिलियन लोग दो राज्य अथवा
उत्तर प्रदेश और बिहार से बिहार राज्य से बाहर चले गए दोस्तों। 20.9 मिलियन से भी ज़्यादा का बात किया जा रहा है। 2011 का जनगणना है यह दोस्तों। यह उन लोगों की कुल संख्या का 37% उसे अंतर्राज्यीय प्रवासी थे, यानी अंतर्राज्यीय प्रवासी यानी 37% जो है लोग दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहे थे दोस्तों। जनगणना के अनुसार दोस्तों 4 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी का 50% हिस्सा था दोस्तों। 50% हिस्सा उसमें प्रवेश कर रहा था दोस्तों। दूसरी ओर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में देश के 50% अंतर्राज्यीय प्रवासी रहते थे, यानी अंतर्राज्यीय का मतलब देश के अंदर की बात हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 50% जो है दूसरे जगह के लोग आकर के रह रहे थे दोस्तों। चलिए अगला फैक्ट है दोस्तों, एक अप्रवासी कैसा व्यक्ति होता है दोस्तों? वैसा व्यक्ति होता है जो दूसरे प्रदेश में देश में चला जाता है, उसको माइग्रेंट बोला जाता है दोस्तों। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है महाराष्ट्र रिसीव मैक्सिमम इमिग्रेंट लिखा हुआ है, इट फॉलो बाय। इसके बाद जो है दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार आर द स्टेट विच हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेट एमंग ऑल स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 20.9 मिलियन पीपल माइग्रेटेड आउटसाइड द स्टेट फ्रॉम 2 स्टेट यूपी एंड बिहार। दिस इज 37% ऑफ द टोटल ऑफ पीपल हु वेयर इंटर स्टेट माइग्रेंट। एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं दोस्तों, ये 37% पीपुल है दोस्तों, जैसा कि बोला जा रहा है। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा, खुद से रीड कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। इमिग्रेंट इज़ अ पर्सन हु हैज़ मूव टू अनदर कंट्री यूजुअली फॉर परमानेंट रेसिडेंट, मतलब अपने रेसिडेंट को वहाँ पर बसाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। एक बार इसको देख लीजिए कि जिसमें आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कुछ खास खबर, कुछ खास बातें हैं दोस्तों। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अब तक 24 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, यानी 24 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुका है दोस्तों। आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना भी बोला जाता है दोस्तों इसको। देश के 27,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा मिल रही है दोस्तों। यानी देश में अगर बात करें दोस्तों तो 27,000 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड से हॉस्पिटल जो है ऑथराइज है, वहाँ पर आपको इलाज मिलता है। अब कुछ योजना के बारे में देख लीजिए। ये हमारे हैं पीएम है दोस्तों, मोदी मैजिक 10 योजना के बारे में देखिए दोस्तों। पीएम जनधन योजना है दोस्तों, 2014 में आया था। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है दोस्तों। उसके बाद है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है दोस्तों, हर घर नल योजना है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन योजना है, सुकन्या समृद्ध योजना है दोस्तों। तो ये है हमारी सरकार की योजनाएं हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एन अनसुटेबल बॉय आत्मकथा किसने लिखा? एन अनसुटेबल बॉय आत्मकथा किसने लिखा दोस्तों? यह जो है इसका पिक्चर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। एन अनसुटेबल बॉय, ये करण जौहर का जो है, ये करण जौहर का रचना है दोस्तों। जैसा कि आप कुछ इसके बारे में देख लीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि उदय चोपड़ा बॉलीवुड में एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और निर्देशक है दोस्तों। निखिल आडवाणी एक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न निर्देशक, लेखक और बॉलीवुड में निर्माता है दोस्तों। वह एमए इंटरटेनमेंट कंपनी के सह संस्थापक है दोस्तों।
वह एमए इंटरटेनमेंट कंपनी के सह संस्थापक है दोस्तों। अक्षय कुमार का वास्तविक नाम दोस्तों राजीव हरिओम भाटिया है दोस्तों। वह एक अभिनेता और निर्माता है दोस्तों। अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीत चुके हैं दोस्तों। अक्षय कुमार जो है दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीत चुके हैं दोस्तों इसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इमरजेंसी प्रोविज़न किस एक्ट से लिया गया था दोस्तों। इमरजेंसी का प्रावधान जो है दोस्तों किस एक्ट से लिया गया था दोस्तों। यानी हम देखें तो यह जो है भारत शासन अधिनियम आपात उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के द्वारा जो है आपातकाल उपबंध को लिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित है दोस्तों। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाती है दोस्तों। ये प्रावधान जो है ना केंद्र को किसी भी सामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाती है दोस्तों। संविधान में इस प्रावधान को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है दोस्तों। संविधान पर अतिक्रमण होगा तो उसको बचाने के लिए दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों उद्घोषणा जो है अनुच्छेद 352 में निहित है दोस्तों कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी भी हिस्सा की सुरक्षा खतरा में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना है दोस्तों तो 352 अनुच्छेद लगाकर वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते दोस्तों। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख है। अगर जब हमारा संविधान बना था दोस्तों उस टाइम सशस्त्र विद्रोह के जगह पर दोस्तों आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 148 क्या है। आर्टिकल 148 क्या है। अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। CAG का उल्लेख है दोस्तों। CAG का उल्लेख है यानी कैग का उल्लेख जो है 148 अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों। भारत के एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उसे उसके पद पर से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है दोस्तों। अगर CAG के पद पर एक बार कोई व्यक्ति अगर नियुक्त हो जाता है दोस्तों तो उसको उसी रीति से हटाया जाएगा दोस्तों जिस रीति से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी जज को हटाया जाता है उसी रीति से हटाया जाएगा दोस्तों। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। अगला पॉइंट है भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है दोस्तों। भारत के संविधान का बात करें तो संपूर्ण अधिकारी होता है दोस्तों। बात करें दोस्तों कि यह जो कैग होता है वो केंद्र में जो है हमारे जो है सबसे वरिष्ठतम वकील होते हैं। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज में से आते हैं दोस्तों कैग। उसी तरीके से राज्य में जो होते हैं महान्यायवादी होते हैं जो राज्य में जज होते हैं। राज्य में वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। दोस्तों अगर कहीं धन अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसकी सीमा को चेक करेगा दोस्तों
और उसको वो बचाएगा दोस्तों, उसको बचाएगा। दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है दोस्तों। यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है दोस्तों। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को सार्वजनिक धन खर्च करने वाले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है दोस्तों। यह जानकारी जन साधारण को दी जाती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर दोस्तों सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ 78 होगा दोस्तों, द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द का उल्लेख किया गया था। जब आपात की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपात के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकता है दोस्तों। विनर्मा मिल्स मामले में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों। विनर्मा मिलवाद से बोला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ द CEO ऑफ NBFC। NBFC के CEO कौन है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में दोस्तों। रवि कुमार जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसके, जो है NBFC के वो CEO है दोस्तों। CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था दोस्त, पील आयोग क्या है। 1857 का पील आयोग क्या है, किस पर बेस था यह, मतलब किससे संबंधित था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन में था दोस्तों मिलिट्री ऑप्शन था, तो वही इसका सही जवाब है दोस्तों। तो इसको पढ़ देते हैं दोस्तों। यह जो है सैन्य व्यवस्था पर आधारित था दोस्तों। पील आयोग की स्थापना 1857 में की गई थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। पील कमीशन की अध्यक्षता जोनाथन पील कर रहे थे दोस्तों। कौन कर रहे थे दोस्तों? जोनाथन पील कर रहे थे। पील आयोग ने सुधारों का सुझाव दिया और ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और सेना को नया रूप दिया दोस्तों। सेना को नया रूप दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया। भारत में नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कार्य है दोस्तों। यह कार्य था दोस्तों 24 दिवसीय, ये 24 दिन का था दोस्तों। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला दोस्तों। तांबा किस मंत्रालय में आता है दोस्तों? तांबा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह खनिज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चूँकि वित्त वर्ष 2023 की तांबे की मांग में सालाना आधार पर 16% की वृद्धि हुई, इसीलिए नीति निर्माताओं और निगमों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में तांबे का महत्वपूर्ण भूमिका पर अपना ध्यान केंद्रित किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्याम मणि देवी किस संगीत से थी दोस्तों? श्याम मणि देवी किस संगीत से थी? ओडिसी से थी दोस्तों। यह ओडिसी थी, इनके बारे में जान लेते हैं। श्याम मणि देवी इनका पटनायक इनका नाम था दोस्तों। जन्म 21 दिसंबर 1938 को बांकी
कटक उड़ीसा में हुआ। बांकी जगह का नाम है, इनके गांव का नाम है कटक, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ दोस्तों। इनके शैलिया की बात करें तो दोस्तों ओडिसी संगीत से ये संबंधित है। व्यवसाय जो है गायक और संगीतकार है, ये पैसे से वो गायक और संगीतकार है दोस्तों। पुरस्कार जीते हैं इन्होंने, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है 2011 में इन्होंने जीता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सरकार का प्रमुख यानी धुरी किसे माना जाता है दोस्तों? सरकार का प्रमुख या धुरी किसे माना जाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री इसका सही जवाब है दोस्तों। अब इसके प्रमुख बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख धुरी माना जाता है। मंत्रियों को प्रधानमंत्री के विवेक से चुना जाता है दोस्तों। वह योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष और देश के वर्तमान नेता है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को केंद्रीय प्रबंधन और विधायी समस्याओं से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी क्षेत्रों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ राष्ट्रपति और संसद और दूसरी तरफ मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क के रूप में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री इन कार्यों को निभाते हैं। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार की धुरी कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार की धुरी प्रधानमंत्री को कहा। दोस्तों सरकार की धुरी जो है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। अतिरिक्त जानकारी पद है और वर्णन। राष्ट्रपति जो है भारतीय गणराज्य के राज्य का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा और इसके प्रमुख जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे दोस्तों। राष्ट्रपति जो है कार्यकारी शाखाओं के नाम मात्र नेता होते हैं, यानी नाम मात्र के नेता जो होते हैं ना वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी इनको केवल साइन उन के लिए रखा जाता है और मेन काम जो है प्रधानमंत्री करते हैं। और यह देश का प्रथम नागरिक होते हैं दोस्तों और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। यानी यह जो है राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों यह सेना का भी हेड होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति भी सेना का हेड होते हैं दोस्तों। कभी भी आपने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह में परेड जब होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति रहते हैं दोस्तों, और यह जो है सेना के परेड में रहते हैं। आप इसको देखिएगा। अगला है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी जिसको CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे से निपटने वाली संवैधानिक पीठ के मामले सौंपने का प्रभारी होता है दोस्तों। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है दोस्तों। वह राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी की पंक्ति में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। यदि राष्ट्रपति नहीं होंगे दोस्तों अगर देश में, तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे। मान के चलिए कि राष्ट्रपति हमारे देश से कई दूसरे देश में जा रहे हैं, तो उत्तराधिकारी मतलब उनके स्थान पर जो है कोई अगर हक रखता है सबसे पहला अगर, तो उस रेस में सबसे आगे उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। दोस्तों नाल्को क्या है? नाल्को का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी इसको शॉर्ट में नाल्को बोला जाता है, की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में 7 जनवरी 1981 को हुआ दोस्तों। भुवनेश्वर में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ पूर्ववर्ती तट पर खोजे गए बॉक्साइट के बड़े भंडार के एक हिस्से का दोहन करने के लिए की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल वॉल ऑफ सिप्रोगाइरा इज मेड अप ऑफ। सिप्रोगाइरा का जो सेल वॉल होता है दोस्तों वो किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? इसका सही जवाब है सेलुलोज का बना होता है दोस्तों। दोस्तों सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दिया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी
किसने दिया दोस्तों? इसका सही जवाब है हैरी एच हेस ने 1960 में दिया दोस्तों। हैरी एच हेस ने 1960 में दिया दोस्तों। इसके बारे में कुछ गहराई में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका पिक्चर दोस्तों देख लीजिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का पिक्चर देख लीजिए दोस्तों। ये मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, ये मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। समुद्र तल का प्रसार फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में को अमेरिका जियोलॉजिस्ट है दोस्तों हैरी एच हेंस ने 1960 में प्रस्तुत किया था दोस्तों। पुरानी परत के विपरीत दिशाओं में खींचने के कारण दरार में मैग्मा ऊपर उठता है दोस्तों। मैग्मा ऊपर उठता है जिससे सी फ्लोर फैलता है। समुद्री जल लावा को ठंडा करता है दोस्तों। समुद्री जल जो है ठंडा होता है दोस्तों और उससे लावा जो है ठंडा पड़ जाता है दोस्तों, जिससे एक नई परत बन जाती है। लाखों वर्ष में मैग्मा के ऊपर की ओर प्रवाह और उसके बाद के उसके ठंडा होने से समुद्र तल पर ऊंची लकीर बन जाती है दोस्तों। समुद्र तल पर ऊंची लकीर बन जाती है। हालांकि जब सागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय के नीचे खिसकता है और सबडक्शन जोन में वापस मेंटल में गिरता है तो वहां तल फिर से बनता है और अन्य जगह पर नष्ट हो जाता है दोस्तों। ईस्ट पैसिफिक राइज रिंग ऑफ फायर का वह क्षेत्र है जहां समुद्र तल सबसे तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों। यह वहां स्थित है जहां प्रशांत प्लेट है दोस्तों, यानी रिंग ऑफ फायर वहां पर है दोस्तों जहां पर प्रशांत प्लेट है दोस्तों। कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट अलग होते हैं। वो मध्य अमेरिका के पश्चिम में है दोस्तों। कोकस प्लेट कहाँ है? मध्य अमेरिका के पश्चिम में है। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे मैग्मा है और मैग्मा यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। ये ऊपर आकर के समुद्र के पानी से यह ठंडा होकर के एक लेयर बना रहा है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन ऑफ ENSO यानी अल नीनो के बारे में है दोस्तों। अल नीनो एक जलवायु संबंधित घटना है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के सामान्य रूप से गर्म होने का प्रतिनिधित्व करती है। भूमध्य रेखा के प्रशांत महासागर क्षेत्र में पानी का तापमान बदलाव के कारण अल नीनो एक जटिल मौसम संबंधित घटना है। इसे अल नीनो दक्षिण दोलन, अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन इसको यानी ENSO का फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे। अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन दोस्तों के गर्म चरण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अल नीनो की घटना 1 साल तक चल सकती है दोस्तों, लेकिन ये अक्सर 9 से 10 महीना तक चलती है दोस्तों। लेकिन 1 साल तक चल सकती है दोस्तों अल नीनो की घटना, लेकिन ये 9 से 10 महीने तक चलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैपफीड के CEO 2021 में कौन थे दोस्तों? देखिए जैसा कि हम देख पा रहे होंगे इसका आंसर होगा KB कामत इसके CEO थे दोस्तों। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसके CEO जो है 2021 में KB कामत थे दोस्तों। भारत सरकार के KB कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। वह भारत में एक प्रसिद्ध बैंकर और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के पहले प्रमुख है दोस्तों। नैपफीड भारत के एक नव स्थापित विकास वित्तीय संस्थान है दोस्तों। इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2021 के अनुसार बुनियादी ढांचे के
वित्त पोषण के स्थान पर किया गया है। नैबफीड की अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपया है दोस्तों। नैबफीड की प्रारंभिक चुकता पूंजी जो है दोस्तों 20,000 करोड़ है दोस्तों। देखिए एक पुस्तक है दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ, एक पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ दोस्तों। ये लाल कृष्ण आडवाणी है, इसका सही जवाब है लाल कृष्ण आडवाणी के माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी को राजनेता है दोस्तों। ये इन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है दोस्तों। वह 15वीं लोकसभा में विपक्षी नेता भी थे दोस्तों। यह लाल कृष्ण आडवाणी जो है 15वीं लोकसभा में जो है विपक्षी का नेता भी थे दोस्तों। माई कंट्री माई लाइफ इनकी आत्मकथा है दोस्तों। पुस्तक का विमोचन 2008 में APJ अब्दुल कलाम ने किया था दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ किताबें चुनी हुई कविताएं हैं और मेरी 51 कविताएं हैं दोस्तों। मेरी 51 कविताएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुछ किताबें हैं दोस्तों। चेजिंग इंडिया और तो द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट है। द जजमेंट और विदाउट फियर कुलदीप नैयर की कुछ किताबें हैं दोस्तों। द जजमेंट और विदाउट फियर कुलदीप नैयर की कुछ किताबें हैं दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि माई कंट्री माई लाइफ ये जो है आप देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी LK आडवाणी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये BJP का नेता है दोस्तों। इनका पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल लीग है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंडियन सुपर लीग ISL जो है ये इंडियन सुपर लीग जो है ये फुटबॉल लीग है दोस्तों। इंडियन सुपर लीग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इंडियन सुपर लीग के नाम से जाना जाता है। भारतीय व्यावसायिक फुटबॉल लीग है दोस्तों। लीग में पूरे भारत में 12 टीमें खेलती है दोस्तों। यह अगस्त से मई के बीच खेली जाती है और फाइनल में श्रृंखला का विजेता घोषित किया जाता है दोस्तों। फाइनल में श्रृंखला का विजेता भी घोषित किया जाता है दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन था दोस्तों, एक पुडुचेरी का डांस से था कि कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन में रामायण महाभारत ये था। तो इसका सही जवाब था दोस्तों गर्दी। इसका सही जवाब है दोस्तों गर्दी। पुडुचेरी में किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। पुडुचेरी का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। इस नृत्य की एक पौराणिक उत्पत्ति है। जब राम यानी महाकाव्य रामायण के नायक ने रावण को हराया दोस्तों, वो वानरों यानी बंदरों ने उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए नृत्य किया दोस्तों। बंदरों ने उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए नृत्य किया था। उसके लिए यह किया गया था दोस्तों। यह जो है पुडुचेरी का यह डांस है, यह रामायण से संबंधित है। इसका नाम है गर्दी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ जैविक क्षमता। जैविक क्षमता का डेफिनेशन पूछा गया था। जैविक क्षमता को जीवित चीज़ों के जन्म को देने की किसी प्रजाति की अधिकतम क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या पर्यावरण द्वारा सीमित न होने पर कई प्रजाति कितनी तेज़ी से संतान पैदा करती है। जैसे जैविक का अर्थ है जीवित और एक प्रजाति समान जीवित जीवों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में सक्षम है दोस्तों। जैविक का अर्थ है जीवित और एक प्रजाति समान जीवित जीवों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में सक्षम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सदीराटम इसका पुराना नाम है दोस्तों, जिसे 1932 में भारतनाट्यम नाम दिया गया दोस्तों। भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है दोस्तों यह।
एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, ISL जो है किससे रिलेटेड है दोस्तों? इंडियन सुपर लीग। ISL इज़ द मेन हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियन फुटबॉल लीग सिस्टम है दोस्तों। इंडियन सुपर लीग ISL चैम्पियनशिप फुटबॉल है दोस्तों। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ISL इंडियन सुपर लीग भारत में पुरुषों की पेशेवर फुटबॉल लीग है दोस्तों। दुनिया भर की अन्य फुटबॉल लीग के विपरीत है दोस्तों। ISL कुछ लोगों में से एक है दोस्त जो प्रचार और निर्वासन प्रणाली का उपयोग नहीं करती है दोस्तों, बल्कि 2020 क्रिकेट लीग की तर्ज पर एक फ्रेंचाइजी प्रणाली है दोस्तों। इंडियन सुपर लीग ISL जो है दोस्तों भारत की बेजोड़ फुटबॉल चैंपियनशिप है दोस्तों, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 को हुई थी दोस्तों। लीग के प्रारंभिक विजेता एटिक थे दोस्तों। लीग के प्रारंभिक सबसे पहले विजेता एटिक थे दोस्तों, जबकि चेन्नईयन FC जो है दोस्तों दूसरे सीजन के विजेता थे। चेन्नईयन FC जो है दूसरे सीजन के व्यवस्था थी विजेता थे दोस्तों। यह जो है सेम IPL की तरह है दोस्तों। हीरो ISL के तीसरे संस्करण में एटिक ने ट्रॉफी को पुनः प्राप्त किया दोस्तों। 3 साल में अपनी दूसरी जीत हासिल की, जबकि चौथे सीजन में चेन्नईयन फिर से ट्रॉफी जीता दोस्तों। बेंगलुरु FC ने 18-19 सत्र में खिताब जीता था दोस्तों। फुटबॉल इंडियन सुपर लीग 2019-20 का चैंपियन एटलेंटिक डी कोलकाता एटिक है दोस्तों। क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन सा फुटबॉल का लीग है दोस्तों? तो इसका सही जवाब था दोस्तों ISL इंडियन सुपर लीग दोस्तों इसका था। देखिए दोस्तों, इंडियन सुपर लीग के नाम से जाने जाने वाला भारतीय व्यवसाय फुटबॉल लीग है दोस्तों। लीग में पूरे भारत में 12 टीम खेलते हैं। यह अगस्त से मई तक के बीच में खेली जाती है और फाइनल में श्रृंखला विजेता भी घोषित किया जाता है दोस्तों। ये शॉर्टकट में दोस्तों सशस्त्र सीमा बल किन देशों की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है नेपाल और भूटान। इसका सही जवाब है दोस्तों नेपाल और भूटान दोस्तों। वर्तमान में BSF के पास भारत म्यांमार सीमा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा की रक्षा करने की जिम्मेवारी अभी वर्तमान में जो है दोस्तों भारत म्यांमार सीमा और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी है, लेकिन SSB जो है नेपाल और भूटान की सीमा इनको सुरक्षा करने की उत्तरदायी है दोस्तों। चीन के साथ भारत की सीमा ITBP द्वारा सुरक्षित है दोस्तों। चीन के साथ ITBP है दोस्तों। भूटान और नेपाल की सीमा को SSB द्वारा संरक्षित किया जाता है दोस्तों। भारत बांग्लादेश सीमा रेखा की सुरक्षा भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए भी दोस्तों SSB का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए, भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा के लिए दोस्तों असम राइफल का प्रयोग किया जाता है। भारत चीन सीमा के लिए दोस्तों ITBP का प्रयोग किया जाता है। भारत पाकिस्तान के लिए दोस्तों SSB का प्रयोग किया जाता है। भारत नेपाल के लिए SSB का प्रयोग किया जाता है। भारत भूटान के लिए दोस्तों इसके लिए भी SSB का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में था दोस्तों भारत और ये नेपाल और भूटान था। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन का आंसर था नेपाल और भूटान आंसर था दोस्तों इसका। एक क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ के किस राजा ने मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा स्वीकार की दोस्तों? तो इसका सही जवाब है अमर सिंह दोस्तों। महाराणा अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वह सिसोदिया राजपूत के मेवाड़ वंश के 13वें शासक थे। मेवाड़ के अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप के पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में मनसबदार बनाया दोस्तों। 1615 की संधि ने 2 प्रसिद्ध शासक
वंश के बीच लगभग एक सदी से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त किया दोस्तों। एक क्वेश्चन था दोस्तों, किस अधिनियम को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम। चलिए दोस्तों एक बार भारत शासन अधिनियम को देख लेते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई दोस्तों। संघ की 2 इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारत प्रांत तथा देसी रियासतें थी दोस्तों। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासत ने इसमें शामिल नहीं होने से मना कर दिया दोस्तों, शामिल नहीं होने का कहा दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दिया गया था दोस्तों। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया दोस्तों। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाई के बीच 3 सूचियाँ यानी संघीय सूची जिसमें 59 विषय हैं, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया दोस्तों। वैसे ही आप देख सकते हैं दलित जातीय महिला मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव का परिषद को समाप्त कर दिया दोस्तों। मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या दोस्तों। देश की मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग तथा 2 या अधिक राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना किया गया, मतलब यूपीएससी बीपीएससी। 2 राज्य के लिए एक भी हो सकता है और 2 राज्य के लिए मतलब 2 राज्य जैसे झारखंड और बिहार, इसके लिए एक संस्था हो सकता है बीपीएससी दोस्तों। इस प्रकार की संस्था का शुरुआत हुआ दोस्तों। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ दोस्तों। एक क्वेश्चन है, कब गवर्नर जनरल को वायसराय किया गया था दोस्तों? कब जो है गवर्नर जनरल को वायसराय किया गया था? इसका सही जवाब था 1858 दोस्तों। इसका सही जवाब था 1858। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को दोस्तों। 1858 के भारत सरकार अधिनियम को अपनाने के बाद क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में जाना जाने लगा दोस्तों। वायसराय पदनाम, हालांकि इसे सबसे अधिक बार सामान्यतः बोलचाल में इस्तेमाल किया गया, इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं था दोस्तों और संसद द्वारा कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ? विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ? मेरियाना ट्रेंच इसका सही जवाब है दोस्तों। धरती की सबसे गहरी जगह है दोस्तों। वहाँ समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर की गहराई। अभी तक करीब 1,000 लोग सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं दोस्तों, पर इसकी तुलना में महज 3 व्यक्ति ही सबसे गहराई यानी मैरियाना ट्रेंच तक गया है दोस्तों। अभी तक 3 ही व्यक्ति मैरियाना ट्रेंच तक गया है, जब 1,000 से अधिक लोग जो है पर्वत श्रृंखला हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 3 ही लोग अभी तक गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, लॉर्ड खान मंदिर की वास्तुकला कैसी थी ये बताना था दोस्तों। इसकी वास्तुकला पंचायतम शैली में थी दोस्तों। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं दोस्तों। लॉर्ड खान मंदिर की वास्तुकला, इसका निर्माण वास्तुकला की पंचायतम शैली में किया गया दोस्तों। मंदिर में एक गर्भगृह यानी आंतरिक गर्भगृह है जिसमें एक शिवलिंग है दोस्तों। एक मुख्य मंडप है जो सभा मंडप हॉल की ओर जाता है दोस्तों। खुली खिड़कियां वाला एक महामंडल यानी बड़ा हॉल है दोस्तों, जिसको महामंडल बोला गया, उसको बड़ा हॉल और मंडल
जिसको एक हॉल के नाम से जाना गया, सभा मंडल को हॉल के नाम से जाना गया दोस्तों। मुख्य मंडल एक स्तंभ युक्त हॉल है दोस्तों, जबकि अन्य हॉल विशाल है दोस्तों। कर्नाटक के बागकोट जिले में एक ऐतिहासिक स्थल प्राचीन शहर ऐहोल में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है दोस्तों। यह माना जाता है कि लॉर्ड खान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाया गया था, जो इसे ऐहोल में सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक माना जाता है दोस्तों। साथ ही लॉर्ड खान मंदिर एक उल्लेखनीय स्मारक है जो इस क्षेत्र की समृद्धि स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करता है। इसका नाम एक मुस्लिम राजकुमार लॉर्ड खान के नाम पर रखा गया दोस्तों, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर को अपने निवास के रूप में इस्तेमाल किया था दोस्तों। लॉर्ड खान के समय से पहले का है और मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। यह मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा दोस्तों? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसमें एक दिया था ऑप्शन पार्टी अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राज्यपाल, सही जवाब है राज्यपाल। मंत्रिपरिषद राज्य के राज्यपाल की प्रसन्नता के दौरान कार्यालय रखती है दोस्तों। इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की शक्ति है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बातें यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। वे राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद ग्रहण करेंगे दोस्तों। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के इच्छा पर कार्य करती है और राज्यपाल द्वारा किसी भी समय बर्खास्त किया जा सकता है दोस्तों। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, कुछ देख लीजिए। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। इसमें कहा गया 163 में, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान किया गया दोस्तों। 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन, 167 में राज्यपाल को सूचना अग्रेषित करने के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में 167 में उल्लेख है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालोम रंगोली किस फेस्टिवल पर बनाया जाता है दोस्तों? कालोम रंगोली किस फेस्टिवल पर बनाया जाता है? भारत के दक्षिण किनारे पर बसे केरल में ओणम, यानी इसका सही जवाब है दोस्तों ओणम के अवसर पर रंगोली सजाने के लिए फूल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत प्रांत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कोलम में कुछ अंतर तो है, परंतु इसकी मूल बातें वही है दोस्तों। मूल बातें सेम है दोस्तों। मूलतः यह ज्यामितीय और सममितीय आकार में सजाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विधानसभा के लिए योग्यता पूछा गया था। विधानसभा सदस्य के लिए योग्यता, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है दोस्तों। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह मानसिक रूप से ठीक हो, वह दिवालिया ना हो दोस्तों, उसके पास पैसा वैसा होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछा गया था। इसका सही जवाब है धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे दोस्तों। विक्रमशिला की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल जो है 783 से 820 ईस्वी ने नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के जवाब में की थी दोस्तों। विक्रमशिला नालंदा के साथ पाल साम्राज्य के दौरान भारत में सीखने के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था दोस्तों। इसका स्थान अब बिहार में भागलपुर जिला के अंतिचक गांव के स्थान पर स्थित है दोस्तों।
93 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया था दोस्तों। प्राचीन बंगाल और मगध में पाल शासन के दौरान कई मठ बनाया गया दोस्तों। पंच मठों ने एक तंत्र का गठन किया। वे सभी राज्य पर्यवेक्षकों के अधीन थे और उनके बीच समन्वय की प्रणाली मौजूद थी दोस्तों। यह गवाह से लगता है कि पाल के तहत पूर्व भारत में काम करने वाले बौद्ध सीखने की विभिन्न सीटों को एक नेटवर्क बनाने के रूप में एक रूप माना जाता है दोस्तों। इसने संस्था के समूह को आपस में जोड़ा और महान शिक्षाविदों के लिए उनके बीच की स्थिति से आसानी से आगे बढ़ना आम बात थी दोस्तों, ऐसा कहा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोसोम इन सिलिवरी ग्लैंड इज अ टाइप। इस टाइप से क्वेश्चन था दोस्तों। इन इंसेक्ट पॉलीटीन क्रोमोसोम इसका सही जवाब है दोस्तों। आर कॉमनली फाउंड इन सिलिवरी ग्लैंड, दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज सिलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम दोस्तों, इसका सही जवाब था दोस्तों। एक अशोक के पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा दोस्तों। अशोक के 6 प्रमुख स्तंभ लेख थे दोस्तों। पहला था कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में है, टोपरा जो कि दिल्ली में है दोस्तों, मेरठ वो भी दिल्ली में है दोस्तों। एक है लौरिया अरेराज है दोस्तों, लौरिया नंदनपद है दूसरा दोस्त। एक है रामपुरवा चंपारण में है दोस्तों। और 7वां लेख जो है दिल्ली टोपरा स्तंभ पाया जाता है दोस्तों। ये बोला जा रहा है कि ये इनका जो है लगभग मान के चलिए कि 6 है और ये एक्स्ट्रा में है दोस्तों, दिल्ली टोपरा स्तंभ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल कानून विरोधी क्या है दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया था दोस्तों। दल बदल कानून का प्राथमिक उद्देश्य जो है विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकार को स्थिरता प्रदान करना है दोस्तों, कि ये एक दल से दूसरे दल में नहीं जाए। इसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षणों में तब से 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया। यह अधिनियम 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित होकर संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों। यह जो है 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह जो है संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों, दल बदल कानून। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विच इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए इसका सही जवाब है दोस्तों, चिल्का है इसका सही जवाब। चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़े खारे पानी का झील है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। उलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, यह भारत की सबसे मीठी पानी का झील है दोस्तों। वेम्बनाड झील जो है यह भारत की सबसे लंबी झील है दोस्तों, केरल में स्थित है। सांभर झील यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है यह। एक क्वेश्चन था दोस्तों, तथागत किसको कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को जो है तथागत कहा जाता है दोस्तों। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, तथागत बुद्ध को क्यों कहा जाता है। तथागत शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, अर्थात तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत करने वाले बुद्ध। तथागत कहे जाते हैं। बुद्ध भगवान मनुष्य की क्षमता से परे होकर कभी नहीं बोलते। तथागत जो भी बोलते हैं वो खुद के व्यवहार से प्रमाणित करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन मेहर घराना से नहीं है दोस्तों। एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन मेहर घराना से नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन आया था, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन दिया हुआ था, दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। विच वन नॉट बिलोंग टू मेहर घराना दोस्तों। पहला ऑप्शन था रविशंकर, दूसरा ऑप्शन था बिस्मिल्लाह खान, तीसरा ऑप्शन था अन्नपूर्णा, चौथा ऑप्शन था अमजाद अली खान था दोस्तों। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको सही जवाब कर पाएंगे दोस्तों।
निम्न में से कौन मेहर घराने से संबंधित नहीं है दोस्तों? यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है दोस्तों, जो भारत के उत्तरी भागों में उत्पन्न हुआ है दोस्तों। इसका गठन अलाउद्दीन खान ने मैहर रियासत में किया था दोस्तों। इस घराने से संबंध रखने वाले प्रमुख संगीतकार रविशंकर है, निखिल बनर्जी है, शरण रानी आदि है दोस्तों। आप जैसा कि देख पाए होंगे उसमें एक था बिस्मिल्लाह खां था, वो इसका सही जवाब नहीं है दोस्तों। देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा था बिस्मिल्लाह खां, ये सही जवाब नहीं था इसका मेहर घराने का। और ये क्वेश्चन हमको भेजा गया था दोस्तों, इसको आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। इनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से देख पाएंगे दोस्तों। आप जाकर वहाँ से देख लीजिए दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है दोस्तों? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है दोस्तों। 37 के अनुसार दोस्तों भाग 3 में निहित उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है दोस्तों। विधि बनाने में इन तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा दोस्तों। अनुच्छेद 36 राज्य की भाषा का वर्णन करता है दोस्तों। और भी सारा अनुच्छेद है दोस्तों, 38 का 1 है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आप जाकर के मेरी टेलीग्राम चैनल से दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अस्थाई बंदोबस्त का मतलब है परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया दोस्तों, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए समझौता था दोस्तों। भारत में अंग्रेज़ों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त ऐसी ही एक भू राजस्व व्यवस्था थी दोस्तों। इससे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया और बाद में इसे मद्रास वाराणसी में भी पेश किया गया दोस्तों। इस व्यवस्था को दोस्तों जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। विधायक बनने के लिए योग्यता क्या होता है? विधायक यानी एमएलए, जो राज्य के अंदर होते हैं, दोस्तों। इसके लिए देखिए दोस्तों, उम्मीदवार को जो है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है दोस्तों। उसकी आयु सीमा दोस्तों न्यूनतम जो है 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, और उससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार दोस्तों उम्मीदवार को उस राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए दोस्तों। मतलब जिस राज्य का वे होंगे उस राज्य में कोई भी क्षेत्र में वो उनका मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए दोस्तों। उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। उम्मीदवार जो है मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए दोस्तों। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बताया गया है कि यदि कोई भी विधायक दोषी पाया जाता है इसके तहत, तो अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है रवनीत कौर। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों। पंजाब कैडर की
1988 बैच की अधिकारी रवनीत कौर को उसके पद के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों। सीसीआई के पूर्व चेयरमैन अशोक गुप्ता का कार्यकाल पूरा होने के बाद अक्टूबर 2022 से यह पद खाली पड़ा था दोस्तों। यह भारत के मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है दोस्तों। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था दोस्तों। यह कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। यह स्वास्थ्य बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था दोस्तों? यह जो है 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। इस सूची में जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चों को ऐसी अवसर प्रदान किए गए जा रहे हैं। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाइका निम्न में से किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? पाइका जो है नृत्य निम्न में से किस राज्य का है दोस्तों? इस प्रकार का पाइका उड़ीसा का दोस्तों नृत्य है दोस्तों। पाइका एक युद्ध संबंधित लोक नृत्य है दोस्तों। यह कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध के गठन में है दोस्तों और उड़ीसा में प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों। ऐसा यह नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुडा के लेखक कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन था दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यह जो है यह पुस्तक का फ़ोटो है, आप देख पा रहे होंगे। द एडवेंचर ऑफ फेलुडा, इसका लेखक है सत्यजीत राय। सत्यजीत दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की उपलब्धियों की जानकारी दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या दर्ज किया गया था? इस तरह का क्वेश्चन था दोस्तों। सही जवाब था 17.7%। 2001 से लेकर के 2011 तक देखा जाए तो 10 साल होता है। इस बीच में जनसंख्या जो है 17.7% वृद्धि की दर्ज किया गया था। इसमें देखिए दोस्तों, लिखा है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से तात्पर्य है 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि से दोस्तों। भारत की जनसंख्या के बारे में जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हर 10 साल में भारत की जनसंख्या आयोजित की जाती है दोस्तों। हर 10 साल में भारत की जनगणना आयोजित की जाती है। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े के प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में 111 मिलियन से अधिक वृद्धि हुई दोस्तों। प्रतिशत में देखिए दोस्तों कि 17.64% की टोटल ओवरऑल वृद्धि है, महिला और मेल फीमेल सब मिला करके। और पुरुष के लिए अगर बात किया जाए तो 17.19% इनका जनसंख्या वृद्धि किया और महिला 18.12% वृद्धि किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वियना कन्वेंशन 1988 किससे संबंधित है दोस्तों? ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन आया था दोस्तों। आप पता होगा दोस्तों आपको। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1988, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1988 में लागू हुआ दोस्तों। 1909 तक सभी देश में इसकी पुष्टि कर दी गई थी। इसे ओजोन लेयर
परत के संरक्षण के लिए कन्वेंशन कहा जाता है दोस्तों। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, साथ ही साथ सम्मेलन की 35वीं वर्षगांठ मनाई गई। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। हजारीबाग पठार निम्न में से किस खनिज अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन है। अभ्रक के लिए यह प्रसिद्ध है। अभ्रक का प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है दोस्तों। इसे बहु पतली चादरों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों, जो सख्त और लचीला होती है। भारत में अभ्रक का उत्पादन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में होता है। इसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। इसमें सबसे उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक जो है झारखंड में पाया जाता है दोस्तों, जो हजारीबाग पठार में लगभग 150 किलोमीटर लंबाई और 22 किलोमीटर चौड़ाई में फैली एक पट्टी में प्राप्त होती। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रानी कर्णनायक को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों, जो एक नृत्यांगना थी दोस्तों। यह कथक की जो नृत्यांगना थी दोस्तों, कथक करने के लिए प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना रानी कर्ण की को शैली के सर्वश्रेष्ठ पेशावर में से एक माना जाता है दोस्तों। 2014 में भारत सरकार ने इन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया और भारत सरकार ने दोस्तों नृत्य को दुनिया में योगदान के लिए इसको मान्यता दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलिंद पन्हो के लेखक का क्या नाम है दोस्तों? नागसेन इसके लेखक का नाम है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो 100 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है दोस्तों। इसमें भारतीय बौद्ध ऋषि नागसेन और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत यूनानी राजा मिनांडर प्रथम यानी पाली मिलिंद के बीच शागला यानी उसके वार्तालाप का उल्लेख इसमें मिलिंद पन्हो पुस्तक। इसमें देखिए दोस्तों, वर्तमान सियालकोट में हुए संवाद का संग्रह है दोस्तों। मिलिंद पन्हो को बर्मी बौद्ध धर्म में विहित माना जाता है। वे खुद्दत निकाय की पुस्तक के भाग में शामिल किया जाता है। कैनन के चीन महायान अनुवाद के हिस्से के रूप में एक संक्षिप्त संस्करण शामिल है दोस्तों। इसमें जो है मुख्य बातें जो थी मिलिंद पन्हो पुस्तक में जो है भारत और मिनांडर के राजा के बीच जो वार्तालाप हुआ था उसका उल्लेख है दोस्तों। और इसके और भी आपको गहराई में पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को होता है दोस्तों? तो ये 29 जनवरी को होता है दोस्तों। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को होता है दोस्तों। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है दोस्तों 29 जनवरी को होता है दोस्तों। यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है दोस्तों। बीटिंग रिट्रीट समारोह हाल ही में विजय चौक पर हुआ दोस्तों। बीटिंग रिट्रीट राष्ट्रीय गौरव के समारोह के रूप में उभरा दोस्तों। इस समारोह की शुरुआत 1950 के दशक में दोस्तों। शुरुआत में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने की थी दोस्तों। इसका शुरुआत जो है भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने की थी इसका शुरुआत। कारगिल विजय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रावण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि रावण नामक पुस्तक है यहाँ पर, इसका लेखक है अमीश। रावण नामक पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों अमीश त्रिपाठी, यहाँ पर देख लिए आप, इसका पिक्चर भी देख पाएंगे आप। अमीश इस पर लिखा हुआ है दोस्तों, अमीश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनावी विवाद को कौन सुलझाता है दोस्तों? सही जवाब है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने
विवाद सुलझाया दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंध में या उससे उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर देख लीजिए। मतदाता जो होते हैं, हम देश के मतदाता आमतौर पर दो तरह से मतदान करते हैं दोस्तों, या बल्कि मुझे दो अलग अलग तरह से चुनाव को कहना चाहिए दोस्तों। या एक जो होता है राज्य विधानसभा, एक राज्य में होता है, और एक सेंट्रल में होता है जिसको लोकसभा बोला जाता है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, राज्य विधानसभा चुनाव वे होते हैं जिनमें हम अपने विधायक को चुनते हैं, यानी एमएलए को चुनते हैं दोस्तों, जो आगे राज्य का मुख्यमंत्री चुनते हैं दोस्तों। एमएलए जो है उसी में से कोई एमएलए में से एक मुख्यमंत्री बनता है, जैसे कि सेंट्रल में जो होता है, जो बहुत सारे सांसद चुन करके जाते हैं, तो वहाँ से वो प्रधानमंत्री को बनाते हैं दोस्तों। अगला है लोकसभा चुनाव। ये चुनाव वे होते हैं जिनमें हम सांसद यानी संसद सदस्य चुनते हैं दोस्तों। उच्च सदन यानी उसको राज्यसभा बोला जाता है। राज्यसभा विधानसभा प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के सदस्य का चयन करती है दोस्तों। यह संख्या उस विशेष राज्य के आकार और जनसंख्या के आधार पर भिन्न हो सकता है दोस्तों। इस तरीके से चुने गए कुल अंक 238 कुल 250 में से है दोस्तों। निचला सदन यानी निम्न सदन जो है लोकसभा, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मतदाता सीधे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में से सांसद का चुनाव करने के लिए वोट डालते हैं दोस्तों, जिनकी संख्या 543 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुआ दोस्तों। इसके जो है गठन किसने किया था? ऑप्शन में जो है एक था चंद्रशेखर आज़ाद भी था, और चंद्रशेखर आज़ाद था शायद, तो वही ऑप्शन सही था। और इसमें जो है आप देखिएगा HSRA जो कि जिसको बुलाया जा रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था दोस्तों। इसके संस्थापक जो है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, सुखदेव थापर, जागेश चंद्र चटर्जी थे दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि ये ऑप्शन में मतलब कोई एक ही दिया हुआ था, मतलब 4 ऑप्शन था, उसमें से कोई इसमें से एक उठा करके दिए हुआ था, उसको चूज करना था। तो इसमें सही आंसर शायद चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह में से कोई एक दिया था, बाकी 3 भी ने दिया था दोस्तों। तो इनके जो है HSRA के क्रांतिकारी गतिविधियां थी दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र, एक ट्रेन डकैती, उसके बाद जॉन सॉन्डर की हत्या जो है दोस्तों, और तीसरा है सेंट्रल बॉम्बिंग केस के आरोपी थे ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन थे पंडित रविशंकर शर्मा? पंडित रविशंकर शर्मा भारतीय राष्ट्रीय संगीत को पूरे दुनिया में लोकप्रियता के लिए नए आयाम देने वाले सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म 1920 में हुआ था दोस्तों। यह जो है पंडित रविशंकर है, यह सितार वादक है दोस्तों। 3 सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित शंकर का 92 वर्ष की आयु में दिसंबर 2012 को कैलिफोर्निया में निधन हो गया दोस्तों। रविशंकर को बचपन से ही संगीत में रुचि था दोस्तों। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र और उसके जो है बजाने वाले हैं, उसका नाम देखिए सितार वादक में जैसे देखिएगा रविशंकर है, मुश्ताक अली खां है दोस्तों, विलायत खां है, उमा शंकर मिश्रा है, निखिल बनर्जी है, रियाज खां, हरशंकर भट्टाचार्य है दोस्तों, बुद्धादित्य मुखर्जी है दोस्तों, अब्दुल हलीम जाफर खां है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों सरोद वादक में जो है अमजद अली खां है,
अकबर खां है, राजीव तारानाथ है, वायलिन वीजी जोग है दोस्तों, लालगुडी जयरामन है दोस्तों, टीएन कृष्णन है दोस्तों, यहूदी मेनुहीन है। ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये टोटल है। सरोद वादक है दोस्तों, बांसुरी वादक में देखिए एन रामनी है, हरिप्रसाद चौरसिया है, टी.आर. महालिंगम है, पन्ना लाल घोष है, टी.एस. शंकरन है दोस्तों। उसके बाद है सिक्किल सिस्टर्स है, सिक्किल सिस्टर है, इसमें देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2023 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है बताना था दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार अरुण हलदार जो थे इसके अध्यक्ष थे ने शनिवार 3 नवंबर को मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद अवधि से संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पदभार की अवधि से संबंधित है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों 56 का 1 है सही जवाब इसका दोस्तों। ऐसे हम देखें तो 52 नंबर जो अनुच्छेद है इसमें कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्लोजन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना का खोज किया दोस्तों। 1954 में रामचंद्रन और कार्था जो है 1314 ने फाइबर विवर्तन डेटा के आधार पर कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स के लिए एक संरचना विकसित किया दोस्तों। जैसे ही बोलेगा दोस्तों ट्रिपल हेलिक्स संरचना का तो ये रामचंद्रन और कार्था ने किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार सबसे पहले, गौर कीजिएगा, सबसे पहले दिया है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों हैंस लिपर से दोस्तों। जैसा कि बोला जा रहा है कि हालांकि इसका प्रयोग पहली बार गैलीलियो द्वारा खगोलीय उद्देश्य के लिए किया गया था। एक काम कर रहे अपवर्तक दूरबीन के शुरुआती डिजाइन हंस लिपर्से द्वारा 1608 में बनाया गया था दोस्तों। सबसे पहले लिपर्से द्वारा 1608 में बनाया गया, लेकिन प्रयोग के बात किया जाए तो सबसे पहले गैलीलियो ने इसका खगोलीय उद्देश्य के लिए प्रयोग। दोस्तों कोपरनिकस जो थे, कोपरनिकस ने सौरमंडल का मॉडल प्रस्तावित किया जिनमें ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 1564 से 1542 जो है इनका जीवन काल रहा दोस्तों। खगोलविदों के एक छोटे समूह का हिस्सा थे दोस्तों जिन्होंने दूरबीनों को आकाश की ओर मोड़ दिया दोस्तों। 1609 में डेनिस परिक्षेप कांच के बारे में सुनने के बाद गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण किया दोस्तों। बाद में उन्होंने बेसिन में दूरबीन का प्रदर्शन किया दोस्तों। 1609 में टेलीस्कोप के इस प्रारंभिक संस्करण उपयोग करते हुए गैलीलियो टेलीस्कोप की मदद से बनाए गए आकाश अवलोकन को रिकॉर्ड करने वाले पहले व्यक्ति बने जिन्होंने जल्द ही अपनी पहली खगोलीय खोज की दोस्तों। वह एक इतालवी खगोल शास्त्री थे दोस्तों जिनका जन्म 1564 में हुआ था दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है दोस्तों 52 से 62 तक में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। क्वेश्चन आया था दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट पूछा था, इसका सही जवाब स्नैक्स था। स्नैक्स belong to the vertebrate along with all other reptiles and amphibian mammal, bird, fish. All these animals have inner skeleton. अगला क्वेश्चन है दोस्तों शुष्क सेल का कैथोड से बना होता है। शुष्क सेल किस चीज़ से बना होता है, तो इसका कैथोड से बना होता है। इसे कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें एक खाली स्थान भी था बीच में, तो सही जवाब है कार्बन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शुष्क सेल एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है, यानी
विद्युतीय बैटरी है जो आमतौर पर घरों और सुबह पोर्टल यानी पोर्टेबल विद्युत उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पोर्टेबल यानी फिर चार्जिंग कहते हैं ना, उसको उसमें प्रयोग किया था। कैथोड एक केंद्रीय कार्बन यानी ग्रेफाइट छड़ है जो कार्बन मैंगनीज 4 डाइऑक्साइड मिश्रण से घिरा होता है और एक जिंक पात्र से बना शुष्क सेल होता है जो एनोड के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों शुष्क सेल का कैथोडाइड यानी ग्रेफाइट तात्विक कार्बन से बना होता है। दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल के साथ कैथोड में किया जाता है क्योंकि यह रसायन अभिक्रिया में भाग बिना विद्युत का संचालन करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 शक्तिशाली सैन्य नेताओं के एक नए वर्ग तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? दोस्तों इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों व्याख्या। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने कवात अल इस्लाम मंदिर और अजमेर में 2.5 दिन में झोपड़ी का निर्माण किया था। दोस्तों इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। दोस्तों इल्तुतमिश जो है 1211 से लेकर के 1236 तक के फेज के बारे में बात। वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा। दोस्तों वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजा था जो मामलुक वंश से संबंधित था। दोस्तों इसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया जिसे तुर्की ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चालीसा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 तक बनी अपने शासन की। दोस्तों रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240। दोस्तों वह सल्तनत और मुग़ल काल के दौरान एकमात्र महिला थी। कौन थी एकमात्र महिला? दोस्तों तो रजिया सुल्तान। दोस्तों अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि कोई शिफ्ट का क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको कमेंट करिएगा, हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा? दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।